हेलो फ्यूचर रिसर्चर, वेलकम बैक टू द चैनल। सीएसआई नेट क्लियर करना सिर्फ एक अच्छी मेमोरी होने का खेल नहीं है। ये सॉलिड स्ट्रेटेजी और क्वेश्चन को डीपली डिकोड करने का गेम है। अपनी जेआरएफ जर्नी में मैंने एक चीज बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनका एक थरली एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज से हम एक ब्रांड न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां हम दिसंबर 2025 पेपर के पार्ट बी के क्वेश्चन को इन डेप्थ एनालाइज करेंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन एक क्लासिकल ओवरलैप है यूनिट 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल और यूनिट 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल का। स्पेशली ये इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में एसिमिलेशन एफिशिएंसी और डाइजेस्टिव आर्किटेक्चर के रिलेशन को टारगेट कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन की कोर एक्सप्लेनेशन पर। क्वेश्चन हमसे सिंपल शब्दों में पूछ रहा है कि दिए गए चार गट आर्किटेक्चर यानी अलग अलग पाचन तंत्र में से किसकी एसिमिलेशन एफिशिएंसी सबसे कम यानी लोएस्ट होती है। एसिमिलेशन एफिशिएंसी का बेसिक मतलब होता है कि जो खाना एक ऑर्गेनिज्म ने इंजेस्ट किया है उसमें से कितना परसेंटेज उसमें एक्चुअली अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब और यूटिलाइज किया। बचा हुआ मटेरियल वेस्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो बेसिकली हमें वो डाइजेस्टिव सिस्टम ढूंढना है जो अपने खाने से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने में सबसे वीक है। चलिए एक एक करके ऑप्शन को डिकोड करते हैं और राइट आंसर तक पहुंचते हैं। ऑप्शन वन है अ मोनोगेस्ट्रिक गट विथ एसिड एंजाइम टू ब्रेक डाउन फूड। ये स्टेटमेंट ह्यूमंस या कार्निवर्स के गट को डिस्क्राइब करता है। इनकी डाइट मोस्टली हाई क्वालिटी प्रोटीन या सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है, जिससे न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है। इसीलिए इनकी एसिमिलेशन एफिशिएंसी नेचुरली काफी हाई होती है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन टू है अ ruminant gut that elicited regurgitation and chewing of cud। ये काउस या शिप जैसे फोरगट फर्मेंटर की बात कर रहा है। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्टमक होता है जहां माइक्रोबियल बैक्टीरिया सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करती है, और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि प्राइमरी एब्जॉर्प्शन साइट है उससे भी पहले। प्लस ये खाने को वापस मुंह में लाकर चबाते हैं। उनकी एसिमिलेशन एफिशिएंसी हार्बीवर्स में सबसे बेस्ट होती है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन थ्री है an avian gut with mechanical grinding in the gizzard। बर्ड्स के पास दांत नहीं होते, तो उनका गिजार्ड स्टोन और मसल्स की हेल्प से खाने को मैकेनिकली पीसता है ताकि एंजाइम अच्छे से काम कर सके। ये भी एक हाईली एफिशिएंट सिस्टम है उसकी स्पेसिफिक डाइट के लिए। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन फोर है सीसल यानी हाइंड गट फर्मेंटेशन विद इन लार्ज सीसम और लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका रीजन बहुत ही लॉजिकल है। हॉर्स, रीनोस या रेबिट जैसे हाइंड गट फर्मेंटर्स में फर्मेंटेशन और सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन सीसम या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद आता है। इसीलिए जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया रिलीज करते हैं वो ठीक एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और वेस्ट के साथ निकल जाते हैं। सही एग्जैक्ट रीजन है कि इनकी एसिमिलेशन एफिशिएंसी सबसे लोएस्ट होती है। तो हमारा आंसर क्लियर है, ऑप्शन फोर। बट एज अ स्मार्ट एस्पिरेंट हमारा एनालिसिस यहाँ खत्म नहीं होता है। सीएसआई नेट के एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना जरूरी है। अगर बाकी इनकरेक्ट आंसर होते हैं तो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है, लेट्स रिवर्स इंजीनियर। तो उन्हें ऑप्शन वन मोनोगेस्ट्रिक गट को आंसर बनाना होता तो उनके क्वेश्चन कुछ इस तरह से फॉर्म हो सकता था। लेट मी शो यू द क्वेश्चन फॉर इट।
अगर उन्हें ऑप्शन वन अगर उन्हें ऑप्शन वन यानी मोनोगेस्ट्रिक गट को आंसर बनाना होता तो उनका क्वेश्चन कुछ इस तरह होता, विच ऑफ द फॉलोइंग गट आर्किटेक्चर इज द मोस्ट टिपिकल ऑफ कार्निवर्स adapting to diet rich in highly digestible protein and lipid resulting in highest assimilation efficiency। इस केस में आंसर ऑप्शन वन हो सकता है। अगर एग्जामिनर को ऑप्शन टू रूमिनेंट गट राइट आंसर सेट करना होता तो उसका फ्रेम क्वेश्चन होता, an organism exhibit an advanced symbiotic relationship with microbes placed anterior to the primary site of absorption, which gut architecture allows for maximum energy extraction from the highly lignocellulosic diet। इस केस में ऑप्शन टू आपका आंसर होता। और फाइनली अगर ऑप्शन थ्री यानी एवियन गट करेक्ट आंसर होता तो एग्जामिनर का फोकस कंप्लीटली मैकेनिकल ब्रेकडाउन पर शिफ्ट होता। क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता, विच गट आर्किटेक्चर compensates for the lack of masticatory structure by utilizing a specialized muscular chamber for the mechanical breakdown of ingested food prior to enzymatic degradation। इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से हमने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बाकी आगे आने वाले एग्जाम के लिए तीन नए हाई यील्ड कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लिए। यही एडवांस स्ट्रेटेजी आपको टॉपर बनाएगी। अगर आपको इस क्वेश्चन का डिटेल ब्रेकडाउन समझ आया है तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट लॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं सीरीज के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जहां आपकी एब्सोल्यूट क्लैरिटी चेक होती है। सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम किया गया है। ये आपसे सीधा यूनिट 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी से पूछा गया है और इसका कोर कॉन्सेप्ट है फोटोपेरियोडिज्म, जो कि सीएसआर का एक ऑल टाइम फेवरेट एरिया है। अब आते हैं क्वेश्चन की एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन पर। क्वेश्चन हमसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक डिमांड कर रहा है। दिए गए चार लाइट और डार्क ट्रीटमेंट में से कौन सा ट्रीटमेंट शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। यहाँ एक मास्टर कॉन्सेप्ट हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखिए। शॉर्ट डे प्लांट्स टेक्निकली लॉन्ग नाइट प्लांट्स होते हैं। इन्हें फ्लावरिंग इनिशिएट करने के लिए एक अनइंटरप्टेड यानी बिना टूटे हुए लंबे डार्क पीरियड यानी क्रिटिकल लाइट लेंथ की जरूरत होती है। अगर उस कंटिन्यूस डार्क पीरियड के बीच में थोड़ी सी भी लाइट पड़ गई तो उनका बायोलॉजिकल क्लॉक तुरंत रीसेट हो जाता है और उनकी फ्लावरिंग इनहिबिट यानी रुक जाती है। चलिए इस सॉलिड कॉन्सेप्ट के बेस पर ऑप्शन को डिकोड करते हैं। ऑप्शन वन, इसमें हमें एक शॉर्ट लाइट जिसको एल से डेजिग्नेट किया गया है और उसके बाद एक लंबा कंटिन्यूस डार्क पीरियड डी दिया है। ये एक शॉर्ट डे प्लांट के लिए एब्सोल्यूट आइडियल कंडीशन है क्योंकि इसमें क्रिटिकल डार्क पीरियड बिना किसी इंटरप्शन के मेंटेन हो रहा है। तो नेचुरली यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, यहाँ लाइट पीरियड लंबा है और डार्क पीरियड छोटा है। ये कंडीशन उन प्लांट्स के लिए है फेवरेबल होती है जिन्हें लंबे दिन चाहिए होते थे, ना कि शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए। तो ये टोटली इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर, ये दोनों ऑप्शन एक ही ट्रैप सेट कर रहे हैं। दोनों में डार्क पीरियड को बीच में लाइट से इंटरप्ट किया गया है। इसे हम प्लांट फिजियोलॉजी में नाइट ब्रेक फिनोमिना कहते हैं। चाहे वो लाइट का फ्लैश छोटा सा हो जैसे कि ऑप्शन थ्री में दिख रहा है या फिर बड़ा जैसे कि ऑप्शन फोर में दिख रहा है। अगर एक शॉर्ट डे प्लांट का डार्क पीरियड टूट गया तो वो कभी फ्लावर नहीं करेगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन वन। बट रियल प्रिपरेशन तब होती है जब हम बाकी ऑप्शन से भी क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करें। चलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। अगर एग्जामिनर आने वाले एग्जाम में बाकी ऑप्शंस को करेक्ट आंसर बनाना चाहता है तो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा। अगर उन्हें ऑप्शन टू को यहाँ करेक्ट सेट करना है तो उनका क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट बनता है और वो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रीटमेंट इज स्पेशली प्रमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। क्योंकि
लॉन्ग डे प्लांट्स को शॉर्ट नाइट्स चाहिए होती है। तो इस केस में ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर उन्हें ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को राइट आंसर बनाना है, तो उन तो एग्जामिनर उसको किस तरह से फ्रेम करेगा। तो उसका क्वेश्चन बनता है, which of the following treatment efficiently demonstrate the night break phenomena that completely inhibit flowering in a typical short day plant। दोनों ही क्वेश्चंस। अगर उन्हें ऑप्शन 2 को करेक्ट करना है, तो उनका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, which of the following light treatment specifically promote flowering in long day plant। अगर क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, अगर क्वेश्चन ये बन रहा है, अगर उन्हें ऑप्शन 2 को सेट करना है, अगर उन्हें ऑप्शन 2 को करेक्ट सेट करना है, तो उनका क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट्स को शॉर्ट नाइट चाहिए होती है। और अगर उनको ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 को सही करना है, तो which of the following treatment efficiently demonstrate one night break phenomena that completely inhibit flowering in typical short day plant। ये क्वेश्चन फॉर्म करना होगा। इसी ऑप्शन 3 और 4 का एक और हाई लेवल पर्सपेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, विच लाइट ट्रीटमेंट कैन बी यूटिलाइज आर्टिफिशियली टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट ड्यूरिंग विंटर और शॉर्ट डे सन कंडीशन। क्योंकि नाइट ब्रेक एक लो डे प्लांट को लगातार लाइट का सिग्नल देकर फ्लावर करने में हेल्प कर सकता है। ये होती है एक कंप्लीट 360 डिग्री अप्रोच। एक सिंगल पीवाईक्यू से हमने फोटोपेरिडिज्म के 3 अलग अलग डायमेंशन रिवर्स कर दिए। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज के एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शियस डिसीज का फील्ड में मेरा पर्सनल डोमेन रहा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस देखकर हमेशा लगता है ये तो डायरेक्टली हमारे स्ट्रॉन्ग जोन से आया है। ये एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है जहां आपकी बेसिक क्लैरिटी चेक हो रही है। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है। ये डायरेक्टली यूनिट 9 डायवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म और जनरल अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के इंटरसेक्शन से पूछा गया है। सीएसआई नेट में हमेशा हाई लेवल मॉलिक्यूलर क्वेश्चंस नहीं आते, कभी कभी वो ऐसे बेसिक क्लैरिफिकेशन और डिजीज कॉजिंग एजेंट पर भी आपको टेस्ट करते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन पर। एग्जामिनर का सवाल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। यानी इन 4 बीमारियों में से कौन सी बीमारी ऐसी है जो किसी वायरस से नहीं फैलती।
इसका सीधा मतलब है कि हमें उस ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है जिसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया, फंगस या पैरासाइट। चलिए एक एक करके ऑप्शन को डीपली एनालाइज करते हैं। ऑप्शन वन है स्मॉल पॉक्स। ये हमारी हिस्ट्री की सबसे डेंजरस बीमारी में से एक है, जो कि वेरियोला वायरस की वजह से होती है। क्योंकि ये एक वायरल डिसीज है, ये ऑप्शन हमारे आंसर से मैच नहीं हो सकता। ऑप्शन टू है टिटेनस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टिटेनस किसी वायरस से नहीं होता, बल्कि ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉइनिंग बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटन। ये बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में जैसे मिट्टी में प्रेजेंट होता है और बॉडी में कट या वुंड के थ्रू एंटर करता है। तो क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन थ्री है रूबेला। इसे हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, और ये रूबेला वायरस के इन्फेक्शन से फैलता है। तो ये एक वायरल डिसीज हुई, इसीलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन फोर है मीजल्स। ये भी एक हाईली कंटाजियस वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो मीजल वायरस एक पैरामैक्सोमाइरस का काम कारण होता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी रूल आउट हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज के एक और हाईली स्कोरिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन उन टॉपिक्स में से है जहां आपको एग्जैक्ट बायोलॉजिकल टाइमलाइन और मैकेनिज्म क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन सीधा यूनिट 5 डेवलपमेंट बायोलॉजी से आया है, और इसका कोर टॉपिक है रीजनरेशन। स्पेसिफिकली सैलामेंडर्स या न्यूट्स में होने वाला एपिमॉर्फिक लिम्ब रीजनरेशन है ये। अब आते हैं क्वेश्चन की एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन पर। एग्जामिनर आपसे एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस डिमांड कर रहा है। जब एक न्यूट का लिम्ब यानी हाथ या पैर एम्प्यूट होता है, या हम कहे कट जाता है, तो उसके वापस आने यानी रीजनरेशन का स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर क्या होता है। नेचर में ये प्रोसेस एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉलो करता है, और हमें वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फाइंड करना है। चलिए इस प्रोसेस को बायोलॉजिकली डिकोड करते हैं ताकि राइट आंसर खुद ब खुद निकल आए। जैसे ही एम्प्यूटेशन होता है, सबसे पहला स्टेप होता है वुंड को सील करने का, ताकि इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए कुछ नहीं घंटों के अंदर आसपास के एपिडर्मल सेल माइग्रेट करके वुंड को कवर कर लेते हैं। इस स्टेप को हम वुंड एपिडर्मिस फॉर्मेशन या एपिकल एपिथेलियल कैप बनाना कहते हैं। उसके बाद वुंड एक ठीक नीचे वाले टिश्यू में बदलाव आता है। वहां मजदूर एंजाइम जैसे मेटालोप्रोटीनेज पुराने मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि सेल फ्री हो सके। इसे रीमॉडलिंग ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स कहा जाता है। जब मैट्रिक्स ब्रेक डाउन होता है, तो वहां के मैच्योर सेल जैसे मसल सेल्स या बोन सेल अपनी आइडेंटिटी भूलकर वापस इनमेच्योर यानी डी डिफरेंशिएटेड स्टेट में आ जाते हैं, और एक जगह जमा होने लगते हैं। इस डिवाइडिंग सेल को मास को हम ब्लास्टेमा फॉर्मेशन कहते हैं। और फाइनल स्टेप में ये ब्लास्टेमा सेल वापस से स्पेशलाइज होते हैं और नए मसल, बोन या स्किन बनते हैं। इसे आखिरी स्टेप को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर हम अपने ऑप्शन को देखें, तो ऑप्शन वन इस एग्जैक्ट बायोलॉजिकल टाइमलाइन को परफेक्टली फॉलो करता है। वुंड एपिडर्मिस फॉर्मेशन, रिमॉडलिंग ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, ब्लास्टेमा फॉर्मेशन, डी डिफरेंशिएशन। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन। बाकी के कुछ ऑप्शंस यानी ऑप्शन टू, थ्री, फोर सिर्फ इस सीक्वेंस को जंबल करके बनाए गए हैं, जो कि लॉजिकली और बायोलॉजिकली गलत है। कोई सेल ब्लास्टेमा तब तक नहीं बना सकता जब तक मैट्रिक्स ब्रेकडाउन ना हो, और डिफरेंशिएशन सबसे लास्ट में होता है। तो चलिए फोकस करते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। आते हैं नया क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस यूनिट से टारगेट किया गया है। ये सीधा यूनिट 5 यानी डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक ब्लॉकबस्टर टॉपिक है, ड्रोसोफिला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। स्पेसिफिकली ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस स्पेसिफिकेशन और सेगमेंटेशन जीन हायरार्की से पूछा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन की कोर एक्सप्लेनेशन पर।
एग्जामिनर हमसे सिंपल टर्म में ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई के अंदर जीन एक्सप्रेशन का एक करेक्ट और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यानी ऑर्डर पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक मास्टर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिसे हम सेगमेंटेशन जीन कास्केड कहते हैं। ड्रोसोफिला में डेवलपमेंट एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर फॉलो करता है। सबसे पहले मैटरनल इफेक्ट जीन आते हैं, वो गैप जीन को एक्टिवेट करते हैं। गैप जीन फिर पेयर रूल जीन्स यानी प्राइमरी और सेकेंडरी को ऑन करते हैं, और फाइनली पेयर रूल जीन सेगमेंट पोलैरिटी जीन को रेगुलेट करते हैं। अगर आपको ये सीक्वेंस मैटरनल, गैप, पेयर रूल, सेगमेंट पोलैरिटी याद है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सेकंडों में खत्म हो जाएगा। चलिए इस मास्टर रूल के बेसिस पर ऑप्शन को डिकोड करते हैं। ऑप्शन वन में दिया गया है खुशी तराजू, जो कि एक पेयर रूल जीन है। उसके बाद जायंट, जो कि एक गैप जीन है। ये सीक्वेंस यही गलत हो गया, क्योंकि पेयर रूल के बाद वापस गैप जीन नहीं आ सकता, सीक्वेंस रिवर्स नहीं होता। ऑप्शन टू में सीक्वेंस शुरू होता है हेजहॉग से, जो एक सेगमेंट पोलैरिटी जीन है, और फिर हंचबैक एक गैप जीन पर आ जाता है। ये भी पूरी तरह से बैकवर्ड सीक्वेंस है, तो ये ऑप्शन भी टोटली इनकरेक्ट है। ऑप्शन थ्री स्टार्ट होता है और स्किप से यानी पेयर रूल जीन, और फिर आता है क्निपर यानी गैप जीन पर जंप करता है। फिर से वही गलती, ऑर्डर ब्रेक हो गया है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन फोर पर आते हैं क्रूपर, हैरी, फुशितराजू, विंगलेस। चलिए इसे अपने मास्टर रूल से मैच करते हैं। सबसे पहले है क्यूपर, ये एक क्लासिकल गिब जीन है। उसके बाद है हैरी, एक प्राइमरी पेयर रूल जीन है। फिर आता है फुशितराजू, एक सेकेंडरी पेयर रूल जीन। और आखिरी में आता है विंगलेस, एक सेगमेंट पोलैरिटी जीन। ये ऑप्शन एग्जैक्ट गैप पेयर रूल सेगमेंट पोलैरिटी के बायोलॉजिकल ऑर्डर को ब्यूटीफुली फॉलो करता है। इसीलिए ये हमारा 100% एक्यूरेट आंसर है। चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अगले शानदार क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। ये क्वेश्चन एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एग्जामिनर आपका बेसिक क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट और अटेंशन को डिटेल को एक साथ टेस्ट करता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया गया है। ये डायरेक्टली यूनिट 6 सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट से टारगेट किया गया है, और इसका स्पेसिफिक टॉपिक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। साथ ही इसमें थोड़ा सा टच यूनिट 9 का के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी है। अब आते हैं क्वेश्चन की कोड एक्सप्लेनेशन पर। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, तो एग्जामिनर ने कीवर्ड्स का एक बहुत ही स्मार्ट जाल बिछाया है। उन्होंने पूछा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पेयर एक प्रोकैरियोटिक और एंजियोस्पर्म का सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है, जो नाइट्रोजन फिक्स करता हो। यहाँ आपको तीन चीजें वेरीफाई करनी है। पहला, कि एक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया होना चाहिए, और दूसरा ऑर्गेनिज्म एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट होना चाहिए, और दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम साथ मिलकर कर रहे हो। हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो इन तीनों शर्तों पर खड़ा उतरे। चलिए एक एक करके ऑप्शन का डीप एनालिसिस करते हैं राइट आंसर तक पहुंचने के लिए। ऑप्शन वन है नोस्टॉक और गुनेरा। नोस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है यानी प्रोकैरियोट्स, और गुनेरा एक फ्लावरिंग प्लांट है यानी एंजियोस्पर्म। ये नेचर का एक बहुत ही रेयर और फैसिनेटिंग एसोसिएशन, जहां एक एंजियोस्पर्म अपने स्टेम ग्लैंड्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया को जगह देता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ये क्रिटिकल परफेक्टली मीट करता है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन टू है फ्रेंकिया और कैजोरिया रीना। फ्रेंकिया एक फिलामेंटस एसिनोबैक्टर यानी प्रोकैरियोट है, और कैजुएरिना एक वुडी एंजियोस्पर्म है। इन दोनों का एसोसिएशन एक्टिनोराइजल रूट नोड्यूल बनाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए होता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन रूल आउट हो जाता है। ऑप्शन थ्री है ब्रेड ब्रेडी एंड पैरास्पोनिया। ये ऑप्शन एक क्लासिकल सीएसआर नेट ट्रैप है। हम सब जानते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया जनरली लेग्यूम्स के साथ नोड्यूल बनाते हैं, लेकिन पेरास्पोनिया एक अकेला ऐसी नॉन लेग्यूमेंट एंजियोस्पर्म कैटेगरी है जो राइजोबियम के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है।
ये कॉम्बिनेशन भी ट्रू है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। ऑप्शन 4 पर आते हैं, एजोला एंड राइस। अब इस पेयर को ध्यान से देखिए। एजोला एक वाटर फन, यानी यानी कि वो एक यूकेरियोट है, और राइस एक एंजियोस्पर्म है। हालांकि एजोला का यूज राइस फील्ड में बायो फर्टिलाइजर की तरह होता है, क्योंकि एजोला के अंदर एनाबिना होता है। बट क्वेश्चन ने क्लियरली एजोला और राइस को एज अ पेयर प्रेजेंट किया है। इन दोनों में से कोई भी प्रोकैरियोट नहीं है, इसीलिए ये कंप्लीटली रॉन्ग पेयरिंग है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्राइटेरिया। और यही हमारा 100% एक्यूरेट राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस यूनिट का पार्ट है। ये सीधा यूनिट 1 मॉलिक्यूलर एंड एयर इंटरेक्शन रिलेटिव टू बायोलॉजी से टारगेट किया गया है। इसका स्पेसिफिक टॉपिक है प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जहां हम अलग अलग टाइप की हेलिकल्स की कोर प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन पर। क्वेश्चन हमसे एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन डिमांड कर रहा है। हमने बताना है कि 3 रेज़ टू 10 हेलिक्स और 3.6 इन रेज़ टू 13 हेलिक्स में एक सिंगल अमीनो एसिड रेसिड्यू कितने डिग्री पर रोटेट होगा। इस कॉन्सेप्ट का बायोलॉजिकल और मैथमेटिकल बेस बहुत सिंपल है। किसी भी हेलिक्स का एक पूरा चक्कर यानी कंप्लीट टर्न हमेशा 360 डिग्री का होता है। एक सिंगल रेसिड्यू का एंगल निकालने के लिए हमें सिंपली 360 को नंबर ऑफ रेसिड्यूल पर टर्न, जिसे हम n कहते हैं, से डिवाइड करना होता है। पहला है 3 रेज़ टू 10 हेलिक्स। इसके नोमेनक्लेचर में ही इसका आधा डेटा छुपा है। इसमें एक टर्न हेलिक्स एग्जैक्टली 3 रेसिड्यूल होते हैं, यानी n इज इक्वल टू 3। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कैलकुलेट होगा 360 डिवाइड बाई 3, यानी हमारा आंसर आएगा 120 डिग्री। दूसरा है 3.6 रेज़ टू 13 हेलिक्स। इसे हम यूनिवर्सली स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स कहते हैं। इसमें एक कंप्लीट टर्न में 3.6 रेसिड्यूल होते हैं, यानी n इज इक्वल टू 3.6। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन निकल जाएगा 360 डिवाइड्स बाय 3.6, यानी 100 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली वर्ड प्रोमिनेंटली यूज किया गया है, तो हमें पहले 3 रेज़ टू 10 का एंगल 120 और 3.6 रेज़ टू 13 का एंगल 100 डिग्री ढूंढना है। चलिए अपने इस एनालिसिस से सब बेस पर ऑप्शन डिकोड करते हैं। तो हमें सामने दिख ही रहा है कि ऑप्शन 4 120 डिग्री एंड 100 डिग्री, ये ऑप्शन हमारी कैलकुलेशन और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस दोनों से ही परफेक्टली मैच करती है। तो इसीलिए हमारा 100% एक्यूरेट और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।